आइए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। बेटा, 4 एग्जाम अभी तक हमारे जो हुए हैं इन दिसंबर 14 में हमारा स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 14 से लेकर हमारा जून 2016 एग्जाम तक, मतलब कुल मिलाकर 4 एग्जाम्स में इस चैप्टर में से कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो 4 एग्जाम्स कुल मिलाकर बेटा 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से एग्जामिनर ने पूछे हैं। एक बार 4 क्वेश्चन पूछे थे, 3 क्वेश्चन पूछे थे, फिर 1 क्वेश्चन पूछा था जून एग्जाम में। जून 2016 में बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर 4 एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 2.5 मार्क्स का ये चैप्टर अभी तक एग्जाम के लिए रहा है। मतलब इनकमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग या कहें इंटरनेशनल टैक्सेशन बेटा, ये हमारा सीएस प्रोफेशनल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहेगा एट एग्जीक्यूटिव लेवल, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है और दूसरा कुल मिलाकर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो जो डिटेल में हम ये चैप्टर डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, वो हम बेटा एग्जी लेवल पर नहीं करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट हम इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे अपने वही 2 से 3 नंबर के लिए। तो अकॉर्डिंगली हमने अपने डिस्कशन को टू द पॉइंट रखा है, जितना एक एग्जीक्यूटिव लेवल के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको मेंटेन किया है। ठीक है, नोट्स ओपन कर लीजिए। नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे, तो नोट्स बेटा ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर ट्रांसफर प्राइसिंग। होता क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग, थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं। और कहां एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए हमारे पास है मिस्टर ए। मिस्टर ए इंडिया के एक बिजनेसमैन हैं और ये एक प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट वो यूएसए में मिस्टर बुश एंड मिस्टर बिल को सेल करते हैं। ये दोनों ही यूएसए के रेजिडेंट हैं, यूएसए में बिजनेसमैन हैं। दोनों ही 1000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। जब मिस्टर ए ये प्रोडक्ट मिस्टर बुश को बेचते हैं तो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं 500 रुपीज पर यूनिट। मगर जब ये प्रोडक्ट वो बिल को सेल करते हैं तो वो यही प्रोडक्ट बेटा सेल करते हैं 420 पर यूनिट। सारा खर्चा सेम आ रहा है, बनाने का खर्चा सेम है, भेजने का खर्चा सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, मगर फिर भी ये प्रोडक्ट बिल को भेजा जा रहा है 420 रुपए में और बुश को बेचा जा रहा है 500 रुपए में। अब यहां पर सस्ता बेचने का कारण क्या है? ये जो मिस्टर ए ऑफ इंडिया है और ये बेटे जो बिल हैं, ये दोनों रिलेटिव्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों रिलेटिव्स हैं, कोई भाईचारा है दोनों में, इस कारण से सामान सस्ता भेजा जा रहा है। मिस्टर ए ने अपना मार्जिन कम कर दिया और 420 रुपए में बेचा। अच्छा, इसका इनकम टैक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एक बार जरा चेक कीजिए। अगर मिस्टर ए 1000 यूनिट सेल कर रहा है 420 रुपए में, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 500 रुपए में, इसका मतलब जब मिस्टर ए अपनी सेल्स दिखाएगा बुश के केस में, तो वहां पर सेल दिखाई जाएगी 1000 यूनिट मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू 5 लाख रुपीस। मतलब पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 5 लाख रुपए। मगर जब सेल दिखाई जाएगी जो की गई है बिल को बेटा, तो वहां पर आएगा 4,20,000 रुपए। इसका मतलब 80 रुपए का जो डिफरेंस है पर यूनिट, दैट इज 80,000। तो 1000 यूनिट पर 80 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कुल मिलाकर हो गया 80,000।
ये 80,000 रुपीज पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में नहीं आए। रीजन क्योंकि बिल रिलेटिव है जिसके कारण माल सस्ता बेचा गया। अच्छा, इसका इंपैक्ट जो मैंने कहा था इनकम पर क्या पड़ा, क्योंकि सेल को 80,000 से कम दिखाया गया है तो अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रॉफिट है ये भी 80,000 से कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट 80,000 से कम हो जाएगा तो हमारी टैक्सेबल इनकम भी बेटा 80,000 से कम हो जाएगी। अगर टैक्सेबल इनकम 80,000 से कम होगी तो अल्टीमेटली जो टैक्स पे करना है मिस्टर ए ने वो भी 80,000 रुपए पर कम होगा। मान लो 30% का टैक्स है तो 80,000 का 30% मतलब 24,000। तो रिश्ता है मिस्टर ए और बिल के बीच में। इनने अपने रिलेशन के कारण मिस्टर ए ने माल सस्ता बेचा मिस्टर बिल को, मगर अल्टीमेटली इसका नुकसान एक व्यक्ति को और हुआ, और वो है हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि इंडिया में जब ये सामान जब इंडिया से यूएसए बेचा गया तो 80,000 रुपए सस्ता बेचा गया और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा बेटा इनकम टैक्स पे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई आपको अपना भाईचारा निभाना है तो निभाने दीजिए, हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे क्योंकि आपने 80,000 रुपए सामान सस्ता बेचा है, इससे 24,000 का सीधा हमारा नुकसान हो रहा है। तो बेटा देखिए यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पास है 500 रुपया और जबकि माल बेचा गया है 420 रुपए पे। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में, अब ये जो रिलेटिव वर्ड मैंने समझाने के लिए दिया था इनकम टैक्स एक्ट में, जब ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव की जगह हम वर्ड यूज करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा इसे कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस, एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। और ये ट्रांजैक्शन कहां पर हो रही है, इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर बेसिकली यही हमें बताएगा कि जब एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में तो वो ट्रांजैक्शन एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू पर होनी चाहिए। और अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं है तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप उसे एएलपी पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पर क्योंकि मिस्टर ए एंड बिल आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बेटा, दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 500 पर होनी चाहिए। क्योंकि वो 500 रुपए से कम पर की गई है तो अकॉर्डिंगली जो 80 रुपए का डिफरेंस है इससे हम प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा ये होता है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो अब ये हम डिस्कस करेंगे कब दो व्यक्ति एसोसिएटेड कहलाते हैं, किस ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, सो आपके लेवल पर जो हमें करना है अगेन 2 से 3 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। चलिए अब नोट्स ओपन कर लीजिए। ये हमारे पास है सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या, एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस। चलो इस आर्म लेंथ प्राइस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अभी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को स्किप कर दीजिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है हमारे पास, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखिएगा बेटा सेक्शन 92 बी में डिफाइन किया गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ध्यान से करना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन between 2 or more enterprises, either associated enterprises, either or both of whom are non-resident। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास ट्रांजैक्शन की गई है, अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ईदर और बोथ ऑफ हुम आर नॉन रेजिडेंट। एक ट्रांजैक्शन जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में की गई है जिसमें से कम एक व्यक्ति का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब बनेगी, नंबर 1 दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होनी चाहिए।
नंबर 2, जिसमें से कम एक व्यक्ति का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है। मतलब अगर दोनों रेजिडेंट हैं तो बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर दोनों नॉन रेजिडेंट हैं या एक रेजिडेंट या एक नॉन रेजिडेंट, तब उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकता है। चलिए, और इन द नेचर, ये ट्रांजैक्शन किसके लिए, किस पर्पस के लिए हो सकती है? इन द नेचर ऑफ, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या बेटा? इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल्स, इन द नेचर ऑफ परचेज, मतलब परचेज क्या हो सकता है, सेल का एग्रीमेंट हो सकता है, लीज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब सिर्फ गुड्स की सेल परचेज नहीं, अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही है, ठीक है, और लैंडिंग और बोरोइंग मनी और एनी अदर ट्रांजैक्शन हैविंग अ बेयरिंग ऑन प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस, एसेट्स और सच एंटरप्राइज। तो ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ भी हो सकता है बेटा। ट्रांजैक्शन का नेचर हो सकता है सेल या परचेज, मतलब अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सेल या परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एएलपी पर होना चाहिए। अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एएलपी पर होना चाहिए। अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सर्विसेज को प्रोवाइड या रिसीव कर रहे हैं तो वो एएलपी पर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मनी को लैंड या बोरो किया गया है तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए, दैट इज एएलपी पर होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पर है वो ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पर होनी चाहिए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था इंडियन पर्सपेक्टिव से, देखिए मिस्टर ए ने जब गुड्स को बेचा, मिस्टर ए ने जब बेटा यहां पर गुड्स को बेचा है, मिस्टर ए ने जब गुड्स को यहां पर बेचा है तो ध्यान से देखो, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, सोल्ड, सेल। तो ये एग्रीमेंट ऑफ क्या है, सेल। ये ट्रांजैक्शन किस नेचर में, सेल पर। तो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस पर होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू के बीच पर होना चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं तो उसे फेयर मार्केट वैल्यू पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट सेल का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, लैंडिंग का हो सकता है, बोरोइंग का हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे लैंडिंग बोरोइंग का एक बार देखो, मान लीजिए मिस्टर ए ने यूएसए में मिस्टर बी को 10 करोड़ रुपए लैंड किए। ठीक है, लैंड किए हैं। ठीक है, तो लोन दिया गया है यहां पर, सो 10 करोड़ रुपए का बेटा लोन दिया है। ठीक है, लैंड लोन। सो मिस्टर ए कहां के हैं, इंडियन। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया और ये लोन दिया गया 5% पर एनम पर, जबकि बेटा मार्केट रेट है 7%। अरे भाई, जहां पर आपको 7% इंटरेस्ट मिल सकता है आप केवल 5% पर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई, जब एक ट्रांजैक्शन दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है जिसमें से कम एक व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, तो वो ट्रांजैक्शन बेटा एएलपी पर होनी जरूरी है। वो ट्रांजैक्शन सेल, परचेज, लैंडिंग, बोरोइंग किसी भी कारण के हो सकती है। ठीक है, तो मतलब यहां पर मिस्टर ए चाहे 5% पर लोन दे रहे हैं, 5% इनकम रिसीव कर रहे हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट के लिए इनकम 7% पर कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट है। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसमें से कम एक व्यक्ति कौन है बेटा, नॉन रेजिडेंट है, और ये ट्रांजैक्शन हो सकती है फॉर सेल, परचेज, लीज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, सर्विसेज के लिए हो सकती है, लैंडिंग और बोरोइंग हो सकती है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट है, ठीक है, वो एएलपी पर होनी जरूरी है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमारे पास, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। चलिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। सो बेटा बात करें स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन
सेक्शन 92BA में डिफाइन की गई है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मगर लास्ट पॉइंट जो 6 है ये है एनी अदर ट्रांजैक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब याद करने के लिए 5 ट्रांजैक्शन है। तो ये 5 ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा गया है। तो अगर एक ट्रांजैक्शन इन 5 पॉइंट में फॉल करती है तब उसे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। 3 पॉइंट यहां से लेगा और एक आउटसाइडर ले लेगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। या एग्जामिनर कैन आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। 3 आउटसाइडर होंगी और एक पॉइंट यहां से आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास बन सकता है। तो आइए देखते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, any expenditure in respect of which payment has been made or is to be made to a person referred to in clause B of subsection 2 of section 40A, that is section 40A subsection 2, payment to specified person। पीजीपी चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब मिस्टर ए अपने ब्रदर से सामान खरीदते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, मगर फेयर मार्केट वैल्यू केवल 1,50,000, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 पेमेंट की जा रही है बेटा, दैट इज डिसअलाउड। तो ये ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, जिसके ऊपर एएलपी एप्लीकेबल होगा। तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में क्या कवर है? नंबर 1, ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। एनी ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 80A, कोई भी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 80A में रेफर की गई है उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा, मतलब उसे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा गया, तो एएलपी लगेगा। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विस referred to in subsection 8 of section 80IA, section 80IA subsection 8 की ट्रांजैक्शन को बेटा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। Any business transacted between SSE and other person as referred to in subsection 10 of 80IA, अब 80IA subsection 10 की ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। एंड लास्ट, any transaction referred to in any other section under chapter 6A or chapter 10AA to which provision of subsection 8 or subsection 10 of 80IA are applicable। in short, याद करने के लिए, section 10AA की ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8 या सबसेक्शन 10 एप्लीकेबल होता है तो सेक्शन 10AA की ट्रांजैक्शन को भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एमसीक्यू के लिए याद किस तरीके से रखना है। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 5 है। नंबर 1, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 की ट्रांजैक्शन। नंबर 2, सेक्शन 80A की ट्रांजैक्शन। नंबर 3, सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8 की ट्रांजैक्शन। नंबर 4, सेक्शन 80IA सबसेक्शन 10 की ट्रांजैक्शन, या सेक्शन 10AA की ट्रांजैक्शन अगर उसके ऊपर सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8 या सबसेक्शन 10 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये 5 ट्रांजैक्शन को बेटा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहा गया। अच्छी तरीके से इसको याद करके जाइएगा एग्जाम के लिए। अब कंडीशन क्या है? एंड वेयर एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शन, एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस मतलब अगर आपको एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके अमाउंट का टोटल, अगर आप एक से ज्यादा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सभी ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट। एंटर्ड इनटू बाय एसएससी इन प्रीवियस ईयर एक्सीड्स अ सम ऑफ 20 करोड़ रुपीस। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कंडीशन है, ये पहले 5 करोड़ होता था, फाइनेंस एक्ट 15 में अमेंड करके इसको 20 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लीजिए XYZ लिमिटेड ने सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 की ट्रांजैक्शन की है 5 करोड़ रुपए की। सेक्शन 80IA सबसेक्शन 8 एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर, जिसमें ट्रांजैक्शन की गई है 12 करोड़ की। दैट्स इट। 5 में से 2 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की गई हैं, तो इनका एग्रीगेट कितना हो गया बेटा? एग्रीगेट हो गया 17 करोड़। ठीक है, तो क्या इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस तभी माना जाएगा ट्रांजैक्शन को अगर सभी ट्रांजैक्शन का एग्रीगेट 20 करोड़ को एक्सीड कर जाए।
तो ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में तो फॉल कर रहे हैं दोनों सेक्शन, मगर क्योंकि ट्रांजैक्शन का एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, तो बेटा इन्हें स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा और अकॉर्डिंगली इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 20 करोड़ वाली कंडीशन भी याद रखिएगा, ठीक है। सो एग्जामिनर इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। तो एमसीक्यू बन सकता है आपका एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक बन सकता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गई, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है बेटा, चलो उसे थोड़ा बाद में करेंगे, पहले एक छोटा पॉइंट कर लेते हैं। एएलपी या फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के मेथड कितने होते हैं बेटा? मेथड्स हम डिटेल में नहीं करेंगे, एमसीक्यू एक नंबर के लिए हम अपने कम से कम 4 to 5 आवर्स डिवोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ मेथड्स के हम नाम कर रहे हैं, डिटेल में मेथड्स आप प्रोफेशनल में पढ़ेंगे। तो बेटा एएलपी आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के 5 मेथड होते हैं। देखिए पहला है कप मेथड, इसे कप मेथड कहा जाता है। कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। दूसरा है रीसेल प्राइस मेथड। तीसरा है कॉस्ट प्लस मेथड। फोर्थ है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और फिफ्थ है ट्रांजैक्शनल नेट प्रॉफिट मेथड। इतना ही याद रखिए क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जाएंगे, सो ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का बेटा क्वेश्चन होता है जनरली, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत डिटेल में कैलकुलेशन करनी होती है। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स इन 5 मेथड को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। सो फॉर 1 मार्क ना, ठीक है। तो बेटा 5 मेथड आप करने हैं, एमसीक्यू हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड, ठीक है। तो सिर्फ नाम आपको याद करने हैं। तो ये 5 मेथड होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम एएलपी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मैं आपसे बात कर रहा था, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। कब दो एंटरप्राइजेस को एसोसिएटेड माना जाएगा? हमने बात की थी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या था? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बेटा हमारे पास था जब दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजैक्शन होती है जिसमें से कम एक व्यक्ति का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सेक्शन 92A में आपको एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बारे में बताया गया है, कब दो कहा गया है। इसके ऊपर एमसीक्यू बने हुए हैं बेटा, तो ये बहुत ध्यान से आपको करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, नोट्स पे ध्यान दीजिएगा। पहले 2 पॉइंट इकट्ठे डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। दो एंटरप्राइजेस को कब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाता है? देखिएगा, 2 enterprises shall be deemed to be associated enterprises if at any time during the previous year। प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम। अब हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। पहले केस नंबर 1 देखिएगा। वन एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड holds directly or indirectly shares carrying not less than 26% of voting power in other enterprise। other enterprise हो गया मान लो बी लिमिटेड। सो अगर एक एंटरप्राइज मतलब बिजनेस हो गया, जनरल समझने के लिए बेटा। सो अगर एक कंपनी या एक व्यक्ति, सो एक एंटरप्राइज अगर किसी दूसरे एंटरप्राइजेस के कम से कम कितने 26% वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, तो इन दोनों एंटरप्राइजेस को क्या कहा जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। देखिएगा, ए लिमिटेड होल्ड्स 50% शेयर्स किसके? इन XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारी ए लिमिटेड है और XYZ लिमिटेड है, ये दोनों कौन हो जाएंगी? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। 26% चाहिए था, यहां 50% है। ऐसे ही ए लिमिटेड होल्ड्स 30% इक्विटी शेयर्स किसके? PQR लिमिटेड के, ठीक है। तो अब क्योंकि 30% है तो यहां पर हमारे पास
ए लिमिटेड और बेटा पी क्यू आर लिमिटेड भी क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज के कम से कम 26% इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो इसे कहा जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, पॉइंट बी देखिएगा, एनी पर्सन और एंटरप्राइज, अगर एक व्यक्ति या एक एंटरप्राइज होल्ड्स directly or indirectly shares carrying not less than 26% of voting power in each of such enterprise। अगर एक ही व्यक्ति, मान लो ये जो ए है एनी एंटरप्राइज, इसको नाम दे देते हैं ए लिमिटेड। इफ एनी एंटरप्राइज होल्ड्स shares carrying not less than 26% of voting power in each of such enterprise, अगर एक ही व्यक्ति दो अलग अलग कंपनी के कम से कम 26% इक्विटी शेयर अपने पास रखता है तो वो दोनों कंपनियां भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा ये वाला पॉइंट, ये जो XYZ लिमिटेड है इसमें ए लिमिटेड होल्ड करता है कितने, 50%। तो मतलब ए लिमिटेड और XYZ लिमिटेड 0.1 के कारण बन गए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और ऐसे ही ए लिमिटेड और PQR लिमिटेड भी बेटा 0.1 के कारण बन गई एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अब 0.2 क्या कहता है, अगर एक ही कंपनी ए लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियों के कम से कम 26% इक्विटी शेयर मतलब वोटिंग पावर होल्ड करती हैं तो ये कंपनियां भी आपस में क्या हो जाएंगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो ए लिमिटेड XYZ लिमिटेड एसोसिएटेड है 0.1 के कारण, ए लिमिटेड PQR लिमिटेड एसोसिएटेड है 0.1 के कारण, मगर XYZ लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड एसोसिएटेड है बेटा आपस में, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। किस पॉइंट के कारण है ये है पॉइंट नंबर 2 के कारण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, तो इस परसेंटेज के ऊपर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू डिमांड कर सकता है, ये 26% वाला। नेक्स्ट, अब लोन के ऊपर पॉइंट है, सी और डी सिमिलर है जैसे ईयर भी थे। क्या है सी हमारे पास, अ लोन एडवांस्ड बाय वन एंटरप्राइज टू द अदर एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट लेस देन 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। क्या कहना चाहते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। XYZ लिमिटेड, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड की टोटल एसेट्स की वैल्यू है 100 लाख। XYZ लिमिटेड PQR लिमिटेड को लोन दे रहा है, मान लीजिए लोन दिया गया है 40 लाख का और दूसरे केस में दिया गया है 55 लाख का। अगर एक कंपनी लोन दे रही है दूसरी कंपनी को और ये लोन लेने वाली कंपनी की टोटल एसेट्स का कम से कम कितना, नॉट लेस देन 51% है बेटा बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट, तो लोन देने वाले और लोन लेने वाले इन दोनों को एसोसिएटेड माना जाएगा। अब यहां पर टोटल जो वैल्यू है एसेट ऑफ PQR लिमिटेड वो है 100 लाख। ठीक है, 100 लाख रुपीस, और जो लोन लिया गया है इस केस में ये है बेटा 40 लाख। ठीक है, 40 लाख रुपए का लोन है, तो 40 लाख रुपए का लोन मतलब कितना होगा, 40%। तो क्या इस केस में XYZ लिमिटेड या PQR लिमिटेड को एसोसिएटेड कहा जा सकता है? आंसर इज नो। एसोसिएटेड बनने के लिए कम से कम 51% का होना जरूरी है। इस केस में कितना हो गया, इस केस में हो गया 55%। कितना चाहिए था, 51%। यस, इस केस में इन्हें एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को लोन देता है जो कि दूसरे एंटरप्राइज के टोटल एसेट का कम से कम 51% है, तो लोन देने वाले और देने वाले मतलब लेंडर एंड बोरोअर, इन दोनों को एसोसिएटेड कहा जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर डी देखिए, वन एंटरप्राइज गारंटीज। अब यहां पर गारंटी वाला पॉइंट आ गया, नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अब यहां पर क्या कहना चाहता है, पॉइंट डी को ध्यान से देखना। पॉइंट डी, मान लीजिए हमारे पास है PQR लिमिटेड। अब PQR लिमिटेड को टोटल लोन चाहिए
टोटल लोन बोरो किया है मार्केट से 100 lakhs। इसमें से एसबीआई ने दिया 11 लाख, आईसीआईसीआई ने दिया 49 lakhs, एक्सिस ने दिया, ये कितना हो गया 40 lakhs। ये वाला जो लोन है एसबीआई का लोन, ये वाला जो लोन है इसकी गारंटी दी है एबीसी लिमिटेड ने, इस लोन की गारंटी दी है। गारंटीज मतलब एबीसी लिमिटेड एसबीआई से कहते हैं भाई इसको ये 11 लाख रुपए दे दो, अगर इसने कल वापस नहीं किया तो मैं ये 11 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड ने गारंटी दिया है कितना, 11 लाख रुपए का लोन। ठीक है, आइए अब एक बार कंडीशन चेक करते हैं क्या थी हमारे पास। डी था वन एंटरप्राइज गारंटीज, one enterprise guarantees not less than 10% of total borrowings of other enterprise। अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग के कम से कम 10% की गारंटी देता है। टोटल बोरोइंग कितनी है देखो, यहां पर 100 lakhs, यहां पर एसबीआई का लोन कितने, 11 लाख। 11 लाख मतलब 11%। तो यस, एबीसी लिमिटेड ने टोटल लोन के 11% का गारंटी दी है कि अगर इस पीक्यूआर ने नहीं दिया तो मेरे से ले लीजिएगा बेटा। तो यहां पर एबीसी लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड को क्या कहा जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर लोन के कम से कम 10%, टोटल उनका 10% की गारंटी कोई एक एंटरप्राइज दे देता है तो ये दोनों। अब यहां पर एबीसी लिमिटेड लोन नहीं दे रहा है, ध्यान रखना, पॉइंट सी में लोन दिया गया था, यहां पर लोन की गारंटी दी गई है। ठीक है, पॉइंट डी हो गया। चलो पॉइंट ई की तरफ चलते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है, सिमिलर पॉइंट है ई और एफ। पहले ई करेंगे, एफ क्लियर हो जाएगा, फिर बहुत आसान है। मोर देन हाफ, ध्यान से करना, मोर देन हाफ 50% से ज्यादा, मोर हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय अदर एंटरप्राइज। XYZ लिमिटेड के पास पावर है, कैन अपॉइंट three out of 5 directors of ABC लिमिटेड। ठीक है, और XYZ लिमिटेड कैन अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो पॉइंट क्या था, ध्यान से देखिएगा हमारे पास बेटा। पॉइंट क्या था, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, 3/5 मतलब 60%। सो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है तो इन दोनों कंपनीज को एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो बेटा यहां पर XYZ लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड क्या हो जाएंगे हमारे पास, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इसी पॉइंट का दूसरा पार्ट है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कम से कम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है तो वो दोनों आपस में एसोसिएटेड होंगे। अब देखिए, XYZ लिमिटेड कैन अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो अब यहां पर ये दोनों भी क्या हो गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। यहां पर मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब पॉइंट नंबर एफ बिल्कुल है जैसे पॉइंट ए और बी किया था हमने, ऐसे ही है पॉइंट ए और एफ कि अगर एक कंपनी किसी कंपनी के, अगर एक कंपनी
अगर एक कंपनी दो अलग अलग कंपनियों के मोर देन 50% डायरेक्टर्स या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती हैं तो वो कंपनीज आपस में भी एसोसिएटेड हो जाएंगी। तो बेटा ये जो एसोसिएटेड हो रहे हैं ये दोनों हो रहे हैं पॉइंट नंबर ई के कारण, और ये एबीसी लिमिटेड और पीकेओआर लिमिटेड एसोसिएटेड होंगे बेटा, ये एसोसिएटेड होंगे पॉइंट नंबर एफ के कारण। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति किसी कंपनी का मोर देन 50% डायरेक्टर अपॉइंट करेगा एसोसिएटेड, कम से कम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करेगा एसोसिएटेड, वो दोनों कंपनियां भी आपस में क्या हो जाएंगी, एसोसिएटेड बन जाएंगी। तो अगर एक ही व्यक्ति एक ही कंपनी दो अलग अलग कंपनियों के मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कम से कम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं तो वो कंपनियां आपस में भी एसोसिएटेड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी, the manufacture or processing of goods or articles or business carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of know-how, patents, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature or any other data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process of which the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has exclusive right। बेसिकली हम एक्सक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सिंपल है, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। आपने ध्यान दिया होगा देयर आर सो मैनी शोरूम्स, अगर आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए एक शोरूम खुला हुआ है सोनी, एक्सक्लूसिव शोरूम, ठीक है जी, सोनी एक्सक्लूसिव शोरूम हमारे यहां पर है लक्ष्मी नगर में, सोनी एक्सक्लूसिव शोरूम। ठीक है, अब यहां पर केवल सोनी का ही प्रोडक्ट मिलेगा, मगर क्या ये सोनी ने खोला है, जरूरी जी नहीं। अब मान लीजिए इसका मालिक है मिस्टर मोहन, ठीक है, तो मिस्टर मोहन ने सोनी का एक्सक्लूसिव शोरूम खोला हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सोनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, एक्सक्लूसिव, ये पूरी तरीके से जो मिस्टर मोहन का बिजनेस है, मिस्टर मोहन ने क्या करा, मिस्टर मोहन ने सोनी के पास गया, कहा सर मैं आपका शोरूम खोलना चाहता हूं। सोनी ने कहा ठीक है, सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जरा समझिएगा, यहां पर ये एक्सक्लूसिव शोरूम मतलब यहां पर बिजनेस ऑफ Mohan is fully, that is 100% dependent on Sony। तो बेटा इन दिस केस जो सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम देते हैं इसे, तो इस केस में जो सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और मिस्टर मोहन है, ये आपस में कौन हो जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो जब एक व्यक्ति का बिजनेस पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर उसने हाथ खींच लिया तो बिजनेस वहीं पर खत्म हो जाएगा, तो बेटा उसे कहा जाता है, उन्हें कहा जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि परसेंटेज नहीं है, फुल परसेंट 100% है, फुली डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर एच, यस ये हो सकता है क्योंकि यहां पर एक परसेंटेज आपको दी गई है, क्या 90% or more of the raw materials and consumable required for the manufacture or processing of goods or article carried out by one enterprise are supplied by other enterprise। XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसकी टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है 1000 टन्स, और इस 1000 टन का 900 टन्स सप्लाइड बाय एबीसी लिमिटेड। 910 मतलब 91%।
सो अगर एक एंटरप्राइजेस की टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट का कम से कम 90% एक ही सप्लायर से परचेज किया जाता है, तो बेटा इस मैन्युफैक्चरर XYZ लिमिटेड एंड सप्लायर ABC लिमिटेड, इन्हें क्या कहा जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का 90% एक ही सप्लायर से खरीदा जाता है, तो खरीदने वाला और बेचने वाला ये बन जाएंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर H। ओके, ये 90% को याद रखना। नेक्स्ट, गुड्स और आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज। कितना परसेंट? फुल्ली 100% ऑफ गुड्स। तो जब एक व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है और सारा का सारा प्रोडक्ट दूसरे एक ही व्यक्ति को सेल कर देता है, तो इन्हें कहा जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। यस, इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं, देखो तुम छोटे लेवल पर काम कर रहे हो, एक काम करो, तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो, हम टेक्नोलॉजी तुम्हें देंगे, तुम हमें प्रोडक्ट बना कर दो, और जो प्रोडक्ट बनाओगे वो सिर्फ हमारे लिए बनाओगे, किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। तो वहां पर कंडीशन ये होती है कि जितनी भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हमारे अकॉर्डिंगली करेंगे और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाकर आप हमें दे देंगे। तो जब एक एंटरप्राइज अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ सामान एक ही व्यक्ति को सेल करता है, तो इन सेलर और बायर को कहा जाएगा बेटा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। पॉइंट नंबर J, where one enterprise is controlled by individual। अब जरा इंडिविजुअल की तरफ चलते हैं। where one enterprise is controlled by individual and other enterprise is controlled by such individual or his relative or jointly by such individual and relative of such individual। अगर एक बिजनेस एक इंडिविजुअल रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक शॉप है, दिस शॉप इज रन बाय मिस्टर ए, ठीक है, एंड अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल, फर्स्ट शॉप, सेकंड शॉप, ये भी कौन है? ये भी मिस्टर ए रन करता है। तो ये दोनों शॉप्स जो हैं, ये दोनों बिजनेस है, इन्हें क्या कहा जाएगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहा जाएगा। ठीक है, या शॉप 1 मिस्टर ए की है, शॉप 2 जो सेकंड शॉप है ये मिसेस ए की है। तो अगर एक बिजनेस इंडिविजुअल रन कर रहा है और दूसरा बिजनेस इंडिविजुअल का रिलेटिव रन कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों बिजनेसेस को भी क्या कहा जाएगा बेटा? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर K, where one enterprise is controlled by Hindu undivided family and other enterprise is controlled by a member of such Hindu undivided family। अब मान लीजिए बिजनेस 1 ये रन करती है HUF एंड बिजनेस 2 this is being run by member of HUF। से इस HUF में जो मेंबर हैं ये है ABC और ये मेंबर है A। तो अगर एक बिजनेस HUF रन करती है और दूसरा बिजनेस HUF का मेंबर रन करता है, तो ये भी आपस में बिजनेसेस क्या कराएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बेटा। ठीक है, सो पॉइंट नंबर I और M, ये एक पॉइंट हमारा पार्टनरशिप फर्म पर है, दूसरा म्यूचुअल इंटरेस्ट का, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, सिमिलर पॉइंट है। एग्जाम में अगर MCQ बनता है तो बेटा जो ऊपर वाले पॉइंट हैं जहां 26% दिया गया है, 90% दिया गया है, मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 90% ऑफ रॉ मटेरियल, गारंटी 10% लोन की, इनके ऊपर MCQ बन सकता है। ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं इनके ऊपर MCQ की थोड़े से चांसेस कम हैं। हाँ, एक पॉइंट, क्योंकि इतने बड़ा MCQ नहीं बन सकता दैट एग्जामिनर आपसे कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस
रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश, और एग्जामिनर ये आपको KLM वाले पॉइंट देते, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं। एमसीक्यू बनाने के लिए एग्जामिनर थोड़े से छोटे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है बेटा, तो ये 13 पॉइंट्स आपके पास हैं, आई थिंक यस 13 पॉइंट्स हमारे पास बेटा कवर होते हैं। इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, एमसीक्यू इनके ऊपर बन सकता है और जनरली बनता रहा है इसके ऊपर। ठीक है, सो हमने कवर किया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के ऊपर बन सकता है, वो 5 सेक्शन से याद रखिएगा, प्लस 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 13 पॉइंट्स हैं जिन केसेस में 2 बिजनेसेस को एसोसिएटेड कहा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पेज पर चलते हैं, क्या था, एमसीक्यू के लिए यूजफुल है, नो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहे थे। सो आर्म्स लेंथ प्राइस एज आई हैव टोल्ड यू, ALP मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। आर्म्स लेंथ प्राइस मींस प्राइस व्हिच इज अप्लाइड और proposed to be applied in transaction between persons other than associated enterprise in uncontrolled कंडीशन। तो बेसिकली बेटा ALP का मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है बेटा जब 2 अनएसोसिएटेड लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जिस रेट पर वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसे फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको यहां कहा था इस एग्जांपल में, दैट मिस्टर ए एंड बुश आपस में रिलेटिव नहीं है, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है बट ऑब्वियस है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर की गई होगी, इसे कहा जाएगा ALP। कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा ALP के ऊपर, सो इसके ऊपर बन सकता है, कवर कर चुके हैं हम। चलिए छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए बेटा, हाँ जी, ओके। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कब मेथड्स के नाम हमने कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन 92D में है बेटा ये। अब बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या एमसीक्यू बन सकता है, कितने साल तक मेंटेन करनी है, देखिएगा ध्यान से। एवरी पर्सन who has entered into an international transaction or specified domestic transaction shall keep and maintain such information and documents in respect of thereof as may be prescribed। ठीक है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको याद नहीं करने हैं। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द पीरियड फॉर विच द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट शैल बी केप्ट एंड मेंटेन अंडर दिस सबसेक्शन। नाउ ये याद रखना है, 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। CBDT के पास पावर है दैट वो नोटिफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, नंबर 2 कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने बेटा, इसके ऊपर तो एमसीक्यू आपको याद नहीं करना है, मगर कितने साल तक मेंटेन करने हैं क्वेश्चन बन सकता है। कितना है, 8, सेक्शन 92D में। अच्छा, PGBP चैप्टर में भी बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44AA में हम बात करते हैं, वहां पर 6 years है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मगर ट्रांसफर प्राइसिंग में है बेटा 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, और अगर मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी, लास्ट में आपको दिया गया है, लास्ट पेज ऑफ नोट्स में। चलिए, the assessing officer or commissioner of appeal may in the course of any proceeding under the act require any person who has entered into an international transaction or specified domestic transaction to furnish any information or document in respect thereof within a period of 30 days from the date of receipt of notice issued in this regard। तो अगर असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ अपील एसएससी को नोटिस इशू करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबमिट करने के लिए, तो नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर बुक्स को सबमिट करना जरूरी है, और अगर सबमिट नहीं की जाती तो बेटा इस केस में भी पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, बट
द असेसिंग ऑफिसर or commissioner of appeal may on application made by such person extend period of 30 days by further period not exceeding 30 days। मतलब जो नोटिस इशू किया जाएगा बुक सबमिट करने के लिए, नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर बुक्स को सबमिट करना जरूरी है। अगर पीरियड एक्सटेंड कराना है तो 30 दिन के पीरियड में फर्दर 30 डेज का पीरियड बेटा एक्सटेंड कराया जा सकता है। एसएससी इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल पीरियड होता है बुक सबमिट कराने का 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नॉलेज, और कितने एक्सटेंड किया जाता है बाय फर्दर 30 डेज। तो कुल मिलाकर 60 डेज होता है मैक्सिमम पीरियड बुक सबमिट करने का, मगर एग्जाम में कितना लिखना है आपको 30 डेज। ओरिजिनल पीरियड कितना है बेटा 30 डेज, ठीक है। तो अगर बुक सबमिट नहीं कराई गई या बुक्स मेंटेन नहीं की गई तो इस केस में पेनल्टी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट, रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट सेक्शन 92E, यस ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भी, ठीक है। रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेना जरूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ALP एप्लीकेबल है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर इसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो इस व्यक्ति को अपने अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाने, उससे रिपोर्ट लेनी पड़ती है। सो एवरी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन during the previous year shall obtain a report from an accountant, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट, and furnish such report on or before specified date in prescribed form। specified date यहां पर क्या होती है बेटा 30th November of assessment year। जिस व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एप्लीकेबल होता है, इस व्यक्ति के लिए रिटर्न सबमिट करने की डेट होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और ये स्पेसिफाइड डेट होती है, ठीक है। ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड बाय सच अकाउंटेंट एंड सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर टीपी एप्लीकेबल है, इस व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेना जरूरी होता है इन फॉर्म नंबर 3CEB, ठीक है। और ये सबमिट करानी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कब तक रिटर्न सबमिट करने की ड्यू डेट, और इस केस में ड्यू डेट होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर बेटा। अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई तो इसकी भी पेनल्टी लगती है। यस ये पेनल्टी है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है, ये मैं कवर नहीं करूंगा तो, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपका लर्निंग वर्क है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं पॉइंट 2 का। पॉइंट 1 तो कॉमन है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी होती है। अगर इनकम को शो नहीं किया गया तो कम से कम 100% मैक्सिमम 300% ऑफ टैक्स ऑट टू बी इवेडेड, तो वो कॉमन है। मगर इस चैप्टर की स्पेसिफिक पेनल्टी 2 से शुरू होती है, ठीक है, यहां से याद कीजिएगा। सेक्शन 271B प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑफ 1 लाख इन केस वेयर पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट, जो अभी हम पढ़ रहे थे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेकर सबमिट नहीं कराई गई है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो ये पेनल्टी वाले बेटा सेक्शन सेल्फ स्टडी के हैं, ये आपको गो थ्रू करने हैं, सारे जरूर करना, क्वेश्चन 1 के ऊपर बने हुए हैं, तो ये परसेंटेज याद करके जाना सारे। चलो अब एक पॉइंट इसमें रह गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और बना भी हुआ है, वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA सेक्शन 92CC। CBDT may enter an advance pricing agreement with any person determining the arm's length price or specifying the manner in which arm's length price is to be determined in relation to international transaction to the be entered by the person. It is just similar to advance ruling। अब देखिए बड़ा सिंपल है, देखो मिस्टर ए इंडिया, मिस्टर बी USA, they are associated enterprises। मिस्टर ए ने 10,000 यूनिट्स बेची हैं 500 ईच पर। अब मिस्टर ए कहता है देखो यार मुझे पता है कि मैं ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में फंस जाऊंगा, कारण क्या है कि ये खरीदने वाला जो मिस्टर बी है ये कौन है, USA का, मतलब ये है नॉन रेजिडेंट। जरा ध्यान से देखना, नॉन रेजिडेंट, हम दोनों हैं एसोसिएटेड, और ये जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग था अगर एक ट्रांजैक्शन 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है। जरा ध्यान से देखो बेटा यहां पर, यस ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें से कम एक व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है। यस मिस्टर बी USA का है तो ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन का नेचर हो सकता है सेल, परचेज एक्सेट्रा, तो यस कहते हैं ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है
ये क्या है? ये है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इट मस्ट बी एट ALP, मस्ट बी एट ALP। क्या ये ALP है? इज इट ALP? क्योंकि अगर ये ALP है तो ठीक है, अगर ALP नहीं है तो भाई इसे ALP पर लेकर आना पड़ेगा। अब मिस्टर ए कहता है सर देखो मेरे हिसाब से तो ये 500 रुपए ALP है, देखो मैं तो इसी रेट पर मार्केटिंग बेचता हूं, बट मुझे पता है आप कल कोई पंगा क्रिएट कर दोगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हो, तो चलो सर एक काम कर दो, मैं ट्रांजैक्शन उसी रेट पर करूंगा जिसे आप ALP कहेंगे। तो जैसे एडवांस हमारे पास बेटा एडवांस रूलिंग में था कि ट्रांजैक्शन करने से पहले या ट्रांजैक्शन करते हुए नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट के पास एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाके कहता है बताओ जो मैं ट्रांजैक्शन करने वाला हूं उस पर टैक्स इंप्लीकेशन क्या रहेगा। इसी तरीके से बेटा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, जो व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहा है वो CBDT के पास जाएगा और कहेगा सर देखो मैं ये ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, आप बता दो ALP क्या है ताकि कल हमारी कोई लड़ाई ना हो। ठीक है, तो CBDT में एंटर इनटू एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास एडवांस रूलिंग होता है ऐसे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हुआ। तो मिस्टर ए विल अप्रोच टू CBDT, सर लेट्स एंटर इनटू एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, और जो भी आप प्राइस कोट करेंगे मैं उसके बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और आपको टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट अगर एंटर हो जाता है द एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर। अगर ये एग्रीमेंट बेटा एंटर हो जाता है मिस्टर ए और CBDT के लिए तो कितने साल के लिए वैलिड होगा? 5 साल। मतलब ये जो प्राइस बताया गया है 5 साल तक ये एप्लीकेबल रहेगा, प्लस माइनस इसमें एडजस्टमेंट होती रहेंगी जो भी मार्केट के अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, एंड एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन in whose case and in respect of the transaction in relation to which agreement has been entered into। अब मान लीजिए अगर यहां पर मिस्टर ए CBDT के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करता है तो वो केवल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होगा। ये जो प्रोडक्ट सेल किया गया है केवल इसी प्रोडक्ट के रिलेशन पर ये बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये एक बार कर लीजिएगा। ये 5% वाला, इसमें से कुल मिलाकर सिर्फ ये बेटा ये 5% वाला इंपॉर्टेंट है दैट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कम से कितने साल के लिए हमारा एग्री वैलिड होता है, दैट इज फॉर 5 years। बाकी को इसके ऊपर MCQ बनने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। ठीक है जी, सो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप बन सकते हैं। एवरेज टू आई हैव टोल्ड यू 2.5 मार्क्स से, बट 2.5 क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इस चैप्टर के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन अगेन जो आपके पास एक बनेगा ही बनेगा वो बनेगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन से बनेगा। एक क्वेश्चन टाइम लिमिट्स के ऊपर बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेनल्टी एक्सेट्रा के ऊपर बन सकता है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।